अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है, वो है आपका N21। ये N21 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन जो आगे होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आगे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, हम यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, और 1 बाद में लिखा हुआ है तो हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, ये चीज हम काफी बार भूल जाते हैं और हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो इससे थोड़ा बच के रहना। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, यही सेम चलेगा, मीडियम 2 या V1 अपॉन V2। ठीक है, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखने वाला है, यहां बनाते हैं डायग्राम। ये मेरा ग्लास स्लैब, या ग्लास स्लैब नहीं, ये मान लो ये मेरा मीडियम 2 है, ये मेरा मीडियम 2 है, ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मैंने अपने इंसिडेंट रे को बनाया। अब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा, तो ये जो लाइट रे है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अच्छा, अब किस डायरेक्शन में जाएगी मुझे इसका नहीं पता, ये नॉर्मल के पास भी जा सकती है, नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, क्योंकि मुझे क्या पता कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। तो मैंने मान लो मैंने इसे यहां बना लिया। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल था NN डैश, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्रैक्टिव रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली, कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने के हिसाब से तो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दिया कि जब डायरेक्शन चेंज होती है तो एंगल चेंज होता है। अब एंगल चेंज होता है तो हमने उन एंगल्स का साइन निकाला और उनको कंपेयर कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर, तो वो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये चीज मैं आपको अभी समझा चुका हूं। अच्छा, अब दूसरा केस क्या होता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना स्पीड चेंज कर लेती है। ठीक है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है। अच्छा, अब जो ये स्पीड में चेंज आता है ना, लाइट की स्पीड में जो ये चेंज आता है, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर कंपैरिजन को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपैरिजन को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और कंपैरिजन करना क्या होता है, रेशो निकालना उन दोनों क्वांटिटीज का। किन दोनों क्वांटिटीज का, दोनों स्पीड का। ठीक है, जो मीडियम 1 में जो स्पीड थी और मीडियम 2 में जो स्पीड है वो दोनों अलग अलग है ना एक दूसरे से, है ना। मीडियम 1 की जो स्पीड है और जो मीडियम 2 की स्पीड है वो दोनों अलग है एक दूसरे से। तो मैंने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इनका रेशो निकाला और इनके रेशो को ही मैंने क्या कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं यहाँ मतलब बेसिक क्या चल रहा है, मामला क्या चल रहा है, अगर आपको थोड़ा और समझना है तो यहाँ मैं बेसिकली कंपेयर कर रहा हूं दो चीजों को कंपेयर करने लग रहा हूं जो जो चेंज हुई हैं। ठीक है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट में कुछ चीजें चेंज हो रही होती हैं और उन्हीं चेंजेस को हम कंपेयर कर देते हैं और उसी कंपैरिजन को हम क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायरेक्शन चेंज हुई तो उसको हमने कंपेयर करके क्या कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने अभी अभी देखा था। और जैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसको भी हमने कंपेयर करा और उसको भी क्या कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया V1 अपॉन V2 और इसको मैंने क्या कह दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये चीज भी देख लो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जब लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंसिडेंट होती है तो यहां से यहां के बीच में लाइट की स्पीड क्या है, V1 है। ठीक है, अच्छा, अब जब लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक इंसिडेंट होती है तो अब
लाइट रे की या रिफ्रैक्टेड लाइट रे की स्पीड क्या है, v2 है, ठीक है। और ये दोनों जो v1 और v2 है डेफिनेटली दोनों अलग होगी। क्यों अलग होंगी, क्योंकि लाइट रे जब एयर के मीडियम में थी तो उसकी स्पीड अलग होती है, ठीक है, जब, और लाइट रे जब ग्लास के मीडियम में आ जाती है तो उसकी स्पीड अलग होती है, ठीक है। और वो स्पीड्स अलग होंगी, अलग होने के कारण मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, कंपेयर करके मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा v1 और v2 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, v1 और v2 दोनों बराबर होते एक बार को, तो v1 अपॉन v2, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते ना, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे तो दोनों कैंसिल होके क्या दे देते मेरे को, 1 दे देते। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 आने का क्या मतलब है यहाँ पे, या स्पीड चेंज ना होने का क्या मतलब है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो स्पीड ही चेंज नहीं कर रही, ठीक है, तभी मेरा ये रेशियो 1 आ गया। और ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो पक्का अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है और वो पक्का अपना स्पीड भी चेंज करने वाली है, ठीक है। तो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़े डेप्थ में जाके डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हम कैसे निकाल रहे होते हैं, ठीक है। मीडियम, देखो मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर 2 आगे होता है तो हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और 1 बाद में है तो किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे ये 1 है, ये 1 बाद में है, ठीक है, तो ये यहीं पे आ जाएगा 1, इतना याद रखो। और ये 2 है, 2 नीचे आएगा, ठीक है, 2 पहले है तो नीचे आएगा, 2 हमें नीचे लिखना है। ये खैर वैसे ये याद रखने का तरीका तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक बार बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठी रहेगी बात। ये 1 बाद में है तो 1 को मैंने उठा के ऊपर ही लिख दिया, देख रहे हो, ये 1 और 1 बहुत पास पास आ गए, ठीक है, 1 और 1 क्या आ गए, पास आ गए, और 2 और 2 को मैंने और दूर भगा दिया, ठीक है, मैंने ऐसे करा। तो ये जस्ट एक याद रखने का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो जो मैंने अभी आपको बताया N21 क्या था, N21 आपका, N21 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, या इसी को मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिलेटिव का क्या मतलब है, किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट करना, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको 1 के साथ कंपेयर करा, ठीक है, मैंने यहां पे जो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसको मैंने 1 के साथ कंपेयर करा या रिलेट करा, इसलिए मैंने यहां पे वर्ड क्या लगाया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि मैं यहां मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल रहा हूं लेकिन 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे क्या कहता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जैसे ये N21 था, ये क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब सब कुछ सेम है, लास्ट में क्या आ जाएगा, मीडियम 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये v1 अपॉन में v2, ठीक है, ये था ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं थोड़ी सी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं क्या करता था कि जैसे मान लो मैंने N21 लिया, तो यहां पे मैंने क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। जब मैं अपने
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक मीडियम है, यहां पे मेरे पास एक मीडियम है ए, मान लो मेरे पास यहां पे शहद का मीडियम है और यहां पे मेरे पास पानी का मीडियम है। तो जब मैं अपने शहद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करता हूं पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो मैं इसको कहता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं इसको क्या कहता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं पानी हटा के मैं एयर ले लूं, यहां पे मैं पानी हटा के एयर ले लेता हूं, तो अब अगर मैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करता हूं, यानी मैं अपने हनी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, शहद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करता हूं एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो जो मेरा अब शहद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उसे मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा, ठीक है। यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी। इसी को मैं क्या कहता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां पे जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट है, ये मीडियम 1, इस मीडियम 1 को मैंने एयर ले लिया, ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा मीडियम 1 क्या है, अभी नहीं पता था। अब मान लो अब मैं अपने इस मीडियम 1 को क्या ले लेता हूं, एयर ले लेता हूं कि ये हवा का मीडियम है। तो अब अगर मैं अपने मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अब अगर मैं अपने मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता हूं एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। अगर मैं अपने, दोबारा सुनना, अगर मैं अपने मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता हूं मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, तो जो मेरा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यानी कि मैं N21 को अपना N2 भी कह सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे बेसिक क्या है कि अगर मैं अपने किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर कर देता हूं, तो जो मेरा उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो जो मेरा उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम 1 को अपने एयर बना दिया। तो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, N1 को मैंने क्या बना दिया, एयर का मीडियम। तो मैं यहां कर क्या रहा हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पे ये आप लोग नोट कर लो, थोड़ा सा मिटाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही नोट कर लो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equal to refractive is known as absolute refractive index, is known as absolute refractive index of that medium, ठीक है। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, और अगर हम उसे एयर से कंपेयर कर देते हैं तो वही होता है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फर्क है। बस बेसिक सा फर्क है कि जब मैं एयर से अपने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर लेता हूं तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी मीडियम का, ठीक है। तो ये सब हो गया। अच्छा, अब बस थोड़ी सी बातें और बची हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या है वो बातें? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, सॉरी,
ऑप्टिकली रेयर मीडियम में और रेयर मीडियम में कुछ फर्क होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम बोलने में फर्क है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर, किसी चीज को ऑप्टिकली डेंसर बोलना और उसी चीज को डेंसर बोलना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। कौन कौन सी? ऑप्टिकली डेंसर और डेंसर, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने देखा था, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे 1 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है ये पेपर में। एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पॉजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है एक मीडियम 1, ये है मेरे पास मीडियम 2, ठीक है। अब जो मेरा मीडियम 1 है वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू मीडियम 2, ठीक है। मेरा जो मीडियम 1 है वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू मीडियम 2। अच्छा, अब ऑप्टिकली डेंसर बोलने का मेरा क्या मतलब है? ऑप्टिकली डेंसर बोलने का मेरा मतलब है कि लाइट को कौन ज्यादा आने से रोकता है, ठीक है। जो चीज या जो मीडियम लाइट को अपने अंदर आने से रोकती है उस पर्टिकुलर मीडियम को या उस पर्टिकुलर चीज को मैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहता हूं। क्योंकि ऑप्टिकली वर्ड आ गया ना, ऑप्टिकली वर्ड यूज किसके लिए होता है? लाइट के लिए होता है। मैंने बोला था ना आपको लाइट का चक्कर है बाबू भैया, याद है आपको? थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपको ये याद करने को बोला था, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है। मीडियम 1 जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये जो है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यही मीडियम आपका डेंसर होगा एज कंपेयर टू दिस मीडियम, ठीक है। अगर ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और ये मीडियम ऑप्टिकली रेयर है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि यही मीडियम आपका डेंसर भी होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। कंफ्यूज मत होना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केरोसिन हैविंग हायर, अच्छा ऑप्टिकली डेंसर बोलने का मतलब तो आपको आ ही गया होगा ना समझ में। ऑप्टिकली डेंसर बोलने से क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर मीडियम या वो पर्टिकुलर चीज जो लाइट को अपने अंदर आने से रोकती है, ठीक है, और वो उसी रोकने को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर होना, यानी लाइट के लिए डेंसर, लाइट के लिए उस मीडियम का डेंसर होना, ठीक है। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, फील आ रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली denser than water, ठीक है। although mass density is less than water। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। इसके कारण जो केरोसिन होता है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। आप यहां पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है वो पॉइंट? जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। फिर दोबारा, जिस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो पर्टिकुलर मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। ये यहां पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया। जिस भी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वही पर्टिकुलर मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। लेकिन अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन ऑल्दो मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। देखो जो केरोसिन होता है ना वो ऑप्टिकली डेंसर तो होता है वाटर के कंपैरिजन में, लेकिन जो डेंसिटी होती है
वो केरोसिन की कम होती है। ठीक है, केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर तो है वाटर के कंपैरिजन में, लेकिन डेंसिटी केरोसिन की कम होती है, या जो केरोसिन होता है वो आपका कम डेंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, क्या, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, मैं कुछ वैल्यूज लिख के लाया हूं आपके लिए, वो 1.33 होती है। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन होता है वो क्या होता है, 1.44। मतलब जो ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। तो केरोसिन जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, इस कारण जो केरोसिन है वो ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ये चीज भी आपने याद कर लो या अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा, अब एक और बस छोटा सा पॉइंट है जो मैं मिस कर दिया था, इसे भी नोट कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एम। ठीक है, जो ये आपका एम मीडियम है, ये इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है, एम मीडियम में आने के बाद जो लाइट की स्पीड होती है वो नीचे आएगी। ठीक है, और एयर के मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो ऊपर आएगी। और एयर के मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो तो आपको पता ही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है। अच्छा, अब अगर आप इसको थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलवा दूं, जैसे हमने लिखा था N21, क्या था ये, क्या लिखा था मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मैंने बोला था ना आपको कि ये 1 और 1 ऊपर ऊपर रहेंगे। ठीक है, और क्या था नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप क्या कर दो, जो ये 1 है ना, ये जो मीडियम 1 है, इस मीडियम 1 को चेंज करके क्या कर दो, एयर का मीडियम कर दो। तो जो आपका ये N21 है, ये मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, जो आपका ये N21 है, ये मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा अगर आप इस मीडियम 1 को चेंज करके एयर का मीडियम कर देते हो। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी था, ये किसी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और वो हम कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कुछ याद है आपको, रिलेट कर पा रहे हो, इसको हमने एयर में चेंज कर दिया, यहां भी ये एयर में है। ठीक है, जो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में है, फिर नीचे क्या था, मीडियम एम। तो ये चीज आप लोग नोट करना, आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे देंगे और बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो कई बार है ना हम लोग ये भी भूल जाते हैं, कि ये लाइट ऊपर आएगा या स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगा, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा या ये नीचे आएगा, मतलब इन दोनों में उल्टा पलटी कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा अच्छे से नोट करना, मेरी बातें गौर से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप मेरी बातें गौर से सुनेंगे और मेरा लेक्चर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें रिपीट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। क्यों बार बार बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना एक बार में आपको याद होना ही नहीं है, मुझे खुद नहीं होता था एक बार में याद, इसलिए बार बार बोलूंगा तो आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं चीजों को रिपीट कर रहा होता हूँ अपने लेक्चर्स में। तो अब हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।